नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और आज बहुत ही खास पेशकश मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पूरे 50 मिनट हम राजनीति पे चर्चा करेंगे। और राजनीति में ये जो चालू वर्ष है 2023 और 2024 राजनीति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल 9 या 10 राज्यों के चुनाव होंगे और अगले साल लोकसभा के चुनाव होंगे। तो पॉलिटिकल लैंडस्केप को समझना और बहुत सारे जो घटनाएं हमारे आसपास हो रही हैं उनको समझना, मतदाता के मानस को समझना और लोगों के वोटिंग पैटर्न बिहेवियर को समझना, ये सब मैंने सोचा कि इस साल की शुरुआत में हमें करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है ही है। और चूँकि पॉलिटिक्स ही सब कुछ तय करती है, तो देश के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इस विषय को समझा जाए। तो बहुत शोर शराबे वाले, लड़ाई झगड़े वाले या उत्तेजक विषयों पे बातचीत होती रहती है, लेकिन हम आवाज़ अड्डा में ये कोशिश करते हैं कि एक सार्थक चर्चा हो और विषय को गहराई से समझा जाए, जिससे आपको फैसले लेने में मदद मिले और आप विषय को अच्छे से समझ सकें। तो इसलिए आज हमने दो बेहद ख़ास मेहमान बुलाए। मैं आपसे उनका परिचय कराता हूँ। आप मुझसे परिचित होंगे, लेकिन विशेष परिचय भी आज आपको मैं कराऊंगा उनसे। हमारे साथ हैं एक्सेस माई इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप गुप्ता जी। आप इनसे परिचित होंगे। जितने भी एग्जिट पोल्स आप देखते हैं उसमें हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं बैंग ऑन, एकदम सटीक, वो प्रदीप जी की जो कंपनी है एक्सेस माई इंडिया उसके रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ अभय दुबे जी हैं, प्रोफेसर हैं विश्वविद्यालय अम्बेडकर में, उनसे भी बातचीत होगी। प्रदीप जी के बारे में कुछ चीज़ें लोगों को इसलिए बता दूं मैंने कि क्यों मैंने चुना कि मुझे प्रदीप जी से बात करनी, बड़ी रिक्वेस्ट मैंने उनसे की और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानी। इसके लिए बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए, जब हम लोग एग्जिट पोल्स देखते हैं या पोस्ट पोल, प्री पोल, तमाम तरह की सर्वे देखें, तो वो जो डेटा इकट्ठा होता है ना, उसमें थॉट्स को आप डेटा के कन्वर्जन के रूप में देखते हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं हम लोगों के। तो प्रदीप जी की जो कंपनी है उसने अब तक 60 एग्जिट पोल किए हैं, जिसमें से 56 बैंग ऑन रहे हैं, यानी 100% सही पड़े हैं वो। अब इतना बड़ा सक्सेस रेट जो 93-94% बैठता है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड को समझने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन भी हो रहा है कि इतनी ये क्या प्रणाली है, कैसे गुप्ता जी ये कमाल करते हैं कि बिल्कुल सही बैठते हैं, और वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, किसी भी तरीके के चुनाव हो। और इसके अलावा बहुत सारे विषयों पे व्यू भी है इनका। तो हमने सोचा इनसे बात की जाए। और अभय जी को तो आप जानते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, कई सारी किताबें लिख चुके हैं और बहुत ही गहरी समझ राजनीतिक और सामाजिक विषयों पे है। प्रदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। तो जैसा कि मैंने कहा कि 2023-24 के राजनीतिक मंच को समझने की हम कोशिश करेंगे। प्रदीप सर, शायद आपका अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है मुझे लग रहा। आवाज़ आ रही है प्रदीप जी आपको मेरी? नहीं, आपकी आवाज़ बिल्कुल मुझे आ रही है। क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है? बिल्कुल सर, एकदम परफेक्ट है। शुरुआत करते हैं सर। तो दो ही मेहमान हमारे साथ हैं, 50 मिनट का बढ़िया अपने पास पर्याप्त वक्त है। विस्तार से समझेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। प्रदीप सर, 2023 और 2024 राजनीति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। और अभी ठीक 1-2 महीने पहले भी बहुत ही ज़बरदस्त नतीजे आए हैं 3 राज्यों के, और उन 3 राज्यों के भी अपने अपने लेसन्स हैं, वो भी मैं आपसे समझूंगा। तो शुरुआती सवाल बिल्कुल जिसको कहते हैं मदरहुड क्वेश्चन है कि इस वक्त की राजनीति पर क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए, राजनीति का जहाँ तक सवाल है और खासकर मतदाताओं का रुझान है, उसको आप इसी हिसाब से समझ सकते हैं। कोई भी चुनाव आए या कोई भी राजनीतिक विषय आए, जनता ने जहां वोट करना है तो 3 ही बड़े विषय होते हैं: वादे, दावे और इरादे। वादे का तात्पर्य यह है कि जो अपोजिशन पार्टी हैं, जो चुनाव में जा रही हैं, वो तमाम तरह के वादे करेंगे। दावे, जो इनकम्बेंट, जो वर्तमान सरकार है, वो उन्होंने क्या क्या 5 साल के दौरान काम किए हैं, वो उसके दावे करेंगे। और जनता के अपने मुद्दे होते हैं, जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरह के विषय। उनके चलते जनता ये देखती है कि इन सबको सुलझा पाने में अगले 5 साल के लिए कौन ज्यादा उपयुक्त है, और उसके हिसाब से वो अपना इरादा बनाती है और उसको वोट करती है। ये तो एक सिंपल चुनावी प्रक्रिया हो गई। अब आपने जो सवाल पूछा कि आज जब हम खड़े हैं, खासकर उस परिप्रेक्ष्य में कि पिछले साल 2
महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव हुए, जिसमें एक उत्तर प्रदेश और एक दूसरा गुजरात शामिल है, और उसके अपने नतीजे आए। और उसके साथ साथ पंजाब और दिल्ली एमसीडी, यानी एमसीडी हम भली उसको म्युनिसिपल चुनाव कहें, बट दिल्ली करीब करीब 95-98% पूरा का पूरा राज्य शामिल उसके अंदर होता है चुनाव करने के समय में, तो वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। और उसमें जो है आम आदमी पार्टी ने, हम कहेंगे कि फेयरली गुड सफलता हासिल की। और तीसरी पार्टी जो निकल के आई वो कांग्रेस पार्टी है, जिसने कि हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। तो इस हिसाब से ये पिछले भूतकाल यानी कि पिछले साल की बात आ गई। अब इस साल की बात कर लें, जिसमें कि जैसे आपने बताया 9 राज्यों के चुनाव होना तो निश्चित है, और शायद परिस्थितियां ठीक रही तो जम्मू एंड कश्मीर के भी चुनाव हो सकते हैं। और इन 9 राज्यों की बात करें तो इसमें केवल बीजेपी की खुद की जो सरकार है वो मध्य प्रदेश और त्रिपुरा के अंदर है। नागालैंड में जो है बीजेपी की संयुक्त अलायंस के अंदर जो है बीजेपी सरकार में शामिल है। बाकी जगहों पे या तो क्षेत्रीय पार्टी है, और कांग्रेस की जो सरकार है वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस 9 राज्यों में से 4 राज्य जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, उत्तर पूर्वी राज्य है, ठीक है, उनकी एक अपनी तरीका होता है। और बाकी बात कर लें तो इसमें जो 5वां स्टेट जुड़ता है वो तेलंगाना है। बाकी सब जगहों पे तो बीजेपी और कांग्रेस की सीधी सीधी फाइट नजर आ रही है। सिर्फ तेलंगाना ऐसा राज्य है जहां पे कह सकते हैं कि रीजनल पार्टी जो है, बड़े राज्यों की बात कर रहा हूं, जिसमें कि टीआरएस पार्टी उसमें शामिल है जी। तो अब देखने वाली बात यह, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ जनता सरकार को रिपीट कर देती है, और बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि परिवर्तन आ जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में आया। और परिपाटी के चलते बोले पिछले दिनों में तो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की ये परिपाटी रही है, जो कि हर 5 साल में सरकार बदलते हैं, लेकिन परिपाटी पिछले कुछ 5 सालों में बदली भी है, जैसे कि उत्तराखंड में, जैसे कि केरला में। तो आज की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें, और जनता ये देखती है कि जो वर्तमान सरकार ने जो पिछली बार 5 साल पहले वादे किए थे उसके ऊपर वो कितनी खरा उतरी या नहीं उतरी, और उसके हिसाब से वो अपना निर्णय लेते हैं। जी प्रदीप जी, क्या ये मैं मान सकता हूं कि जो चुनाव होने वाले, कर्नाटक में भी बीजेपी है, तो इन राज्यों के चुनाव के आधार पर आप 2024 का आकलन करना चाहते हैं, या एक बड़ा पैटर्न देखा गया कि लोग नगरपालिका में अलग, विधानसभा में अलग, लोकसभा में अलग अलग अपनी पसंद के हिसाब से वोटिंग करते हैं? क्या ऐसा कोरिलेशन है या तीनों को अलग अलग देखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपने जैसे बताया कि एक पहले समय था जब टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का अभाव था। बिल्कुल थैंक यू, आपने मुझे करेक्ट किया कि कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार है, जो 9 राज्य होने। तो जो पुराने समय में था कि जो वोट करने जब लोग जाते थे तो उनको केवल अपने क्षेत्र में क्या घटनाएं घट रही, अपने क्षेत्र से तात्पर्य है उनकी विधानसभा में क्या हो रहा है, केवल उनको उतना ठीक से पता होता था। बाकी सब समाचार पत्रों के माध्यम से और उड़ी उड़ी खबर होती थी। लेकिन आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में आप देखेंगे पिछले 10 सालों में, 10 से भी ज्यादा सालों में 10% ऐसा हुआ है केसेस में 2 या 3 राज्यों में आप देखेंगे कि हंग असेंबली आई है, वरना जनता ने जिसको भी जिताया पूरे शिद्दत के साथ जिताया। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जनता को ये पता है यदि हम आज राज्य सरकार का निर्णय कर रहे हैं, मैंडेट कर रहे हैं या वोट कर रहे हैं, तो उनसे किन विषयों की अपेक्षा करनी चाहिए और उनका मूल्यांकन जो है किन विषयों पर करना चाहिए। जब राज्य सरकार के चुनाव होते हैं तो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, रोड, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और राशन संबंधित, और उसके साथ किसानों से संबंधित सुविधाएं और व्यवस्थाएं, और उसके अलावा जो हमेशा से मुद्दे होते हैं जनता के, इसके अलावा मुद्दे होते हैं जैसे कि आप हमेशा ये पाएंगे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, इस तरह के तमाम मुद्दे होते हैं, गवर्नेंस के मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे हैं, इस तरह के मुद्दे होते हैं। बट मुद्दे तो 50 साल पहले भी थे और 50 साल बाद भी रहेंगे। जनता ये देखती है इनको सुलझा पाने में कौन उपयुक्त है,
कौन सक्षम है और उसके आधार पे वो निर्णय लेते हैं। तो हर इलेक्शन अब म्युनिसिपैलिटी एकदम लोकल इलेक्शन होता है, जहां पे कि मतदाता जिनको वो चुनते हैं, नगर सेवक या पार्षद या अध्यक्ष, वो रोजमर्रा में उनको देख पाते हैं। तो उनकी व्यवस्थाएं भी अलग है कि गार्बेज कलेक्शन, गार्डन, इससे संबंधित सारे ट्रैफिक, इससे संबंधित विषय होते हैं। तो विषय भी अलग है, नेता भी अलग है और उसके आधार पर वो निर्णय लेते हैं। लोकसभा की बात रह गई तो वो एकदम अलग है। तो आज के समय में सभी चीजों पे उसके बहुत सारे उदाहरण आपको दिल्ली के लोकसभा इलेक्शन, दिल्ली के विधानसभा में जो आप देखते हैं और दिल्ली के एमसीडी में जो देखते हैं, बिल्कुल अलग अलग रुझान आते हैं और करीब एक एक 2-2 साल के बीच में तीनों इलेक्शंस होते हैं। तो उसके चलते हम कह सकते हैं कि हाँ, लेकिन एक मोमेंटम बनता है, एक कार्यकर्ताओं के बीच में एक ऊर्जा आती है यदि जो भी पार्टी जीतती है, किसी भी इलेक्शन में जीते, बट उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जनता के इरादे और उनका निर्णय। तो आपको हर इलेक्शन को अलग अलग हिसाब से देखा जाना चाहिए, ऐसा ये मैं मानता हूँ। जी प्रदीप सर, जब आप सर्वे करते हैं, पोस्ट पोल एग्जिट पोल करते हैं, रिसर्च करते हैं, आपकी टीम लोगों से मिलती है, तो आप उनसे क्या मतलब समझने की कोशिश करते हैं? उनकी माइंड रीडिंग करते हैं या उन्होंने जो बोला उसको लिख लिया फिर बाद में उसको एल्गो लगा दिया? ये कैसे, मतलब उनका माइंड रीडिंग कैसे करते हैं आप? क्योंकि कई बार होता है कि जैसे फंडामेंटल साइंस में हम लोग कहते हैं ना कि टेम्परेचर प्रेशर को आप कंट्रोल कर दें। सर्वे के चलते या जब हम लोगों से इंटरव्यू करते हैं, रूबरू होते हैं, हाँ। तो किसी से भी हम ये नहीं पूछ सकते कि आप किसको वोट देने वाले हैं या दे चुके हैं। हाँ। यदि हम ऐसा पूछेंगे तो हमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ। हम सबसे ज्यादा पूछते हैं, भाई आपके प्रमुख विषय कौन से हैं, मुद्दे कौन से हैं, क्या समस्याएं हैं आपको, और इन समस्याओं के समाधान के लिए कौन उपयुक्त लगता है और कौन इसका जिम्मेदार है। यदि ये समस्याएं आज व्याप्त हैं तो आपको क्या लगता है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो जब आप समस्याओं की बात करते हैं तो जनता के साथ आपका, हमारे सर्वे की 3 विषय होते हैं। सबसे पहले तो रीच का तात्पर्य यह है कि सही जगह पर हम पहुंचे, राइट सैंपलिंग। सर्वे में सबसे बड़ी चीज है सैंपलिंग, जो रिप्रेजेंटेटिव हो, प्रतिनिधित्व करे। जो हम 100 लोगों से बात करने वाले हैं, उस 100 लोगों के अंदर सही अनुपात में जातिगत समीकरण, सही अनुपात में जेंडर का, सही अनुपात में एज ग्रुप और लार्ज स्केल तक ऑक्यूपेशन और रूरल और अर्बन, इन सही चीज विषयों का समावेश इस सैंपलिंग में हो तो हम उसको कहते हैं रीच। जब आप रीच हो गए तो सेकंड है कनेक्ट। आप उससे कितने अच्छे से कनेक्ट हुए, तो जो इनसाइट है, वो जो धारा प्रवाह है जो उनके दिमाग और मन के अंदर है, वो बात आपके लोग जान सके, उसको कहते हैं कनेक्ट। और जो बातें उन्होंने बताई है, तीसरा विषय अंडरस्टैंडिंग। तो रीच, कनेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, इन 3 विषयों के आधार पर हम उनसे जुड़ते हैं, समझते हैं और उसका आकलन करके किसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि यहां पर कौन जीत सकेगा और कौन सरकार बना सकेगा। प्रदीप सर, एक और छोटा सवाल। तो आपकी इस बात से मैं ये समझ पा रहा हूं कि एक तो मुद्दे और ट्रस्ट फैक्टर। नीरज जी, आपकी आवाज कम आ रही है मुझे। अभी सुनाई दे रहा सर? प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है? कमी आ रही है अभी। मैं शायद माइक देख लीजिए। हाँ, मैं ठीक कराता हूँ। मैं थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ कि आपकी बात से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें, एक तो इश्यूज क्या हैं और दूसरा ट्रस्ट फैक्टर। अब उस ट्रस्ट फैक्टर को कई लोग चेहरा भी कह सकते हैं, पार्टी भी कह सकते हैं कि कौन आपके उन प्रॉमिसेस को पूरा कर सकता है। इसी पे तय होता है सारा खेल। नीरज जी, सॉरी, मुझे आप, मैं सर रिकनेक्ट करता हूँ, मैं ठीक कराता हूँ सर। दुबे जी, आपके पास आता हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? दुबे सर जी आ रही, बताइए। तो अगर हम इस 2023 के चुनाव को एक सेमीफाइनल के तौर पे मान के चलें और अभी जो हाल में 3 चुनाव हुए उनको भी हम देखें, तो क्या ये आपको ऐसा लगता है कि एक ऐसी सिनेरियो बनती जा रही है जहां पे एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ अलग अलग लोग, कहीं पे बीआरएस होगी, कहीं पे सपा होगी, कहीं पे कांग्रेस होगी, कहीं पे और कोई होगी, ये स्थिति बन चुकी है पूरे देश में क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो लंबे अरसे से एक दल महाप्रबल की स्थिति में है, जिसको आप डोमिनेंट पार्टी सिस्टम बोलते हैं। वो डोमिनेंट पार्टी सिस्टम जो कभी कांग्रेस के लिए बात कही जाती थी, वो बात आज आसानी से भारतीय जनता पार्टी के बारे में कही जा सकती है।
हालांकि कांग्रेस का जो डोमिनेंस था, कांग्रेस की जो प्रबलता थी, वो भाजपा से भी बड़ी प्रबलता थी, क्योंकि उसको राष्ट्रीय आंदोलन की पूरी जो विरासत थी वो प्राप्त थी कांग्रेस को। इसलिए वो देश के हर हिस्से में कांग्रेस प्रबल थी। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है, और उत्तर भारत के भी कुछ इलाकों में, जैसे पंजाब है, भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है। वहां कुछ खास स्वतंत्र रूप से कर पाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी एक महाप्रबल दल है, उसका बड़ा शक्तिशाली संगठन है, और हर जगह, चाहे क्षेत्र हो, चाहे नगरपालिका के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे राष्ट्रीय चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी हर जगह बहुत जबरदस्त दावेदारी करती है, और ज्यादातर उस दावेदारी में सफल भी होती है। इसलिए सबका मुकाबला भाजपा के साथ में है। यहां तक कि जो लोग भाजपा के साथ रहे हैं लंबे अरसे तक, जैसे अकाली दल है, शिवसेना है, जिनको भाजपा अपना स्वाभाविक सहयोगी कहती थी, और वो भी कहते थे, जैसे प्रकाश सिंह बादल कहते थे मांस और नाखून का रिश्ता है हमारा भाजपा के साथ, वो भी सब भाजपा के खिलाफ हैं इस वक्त। तो भाजपा एक तरफ है और बाकी देश के सारे दल एक तरफ हैं। ये आपकी समीक्षा बिल्कुल सही है। दुबे जी, फिर क्या जो चुनाव है अभी 23 में ही होने वाले हैं, ये राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़े जाएंगे, चेहरे पे लड़े जाएंगे? क्योंकि बीजेपी की तो वही फोर्टे है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2023 में होने वाले चुनावों को लोकसभा चुनावों के रिहर्सल के तौर पर इस्तेमाल करेगी। वो चाहेगी कि वोटरों को क्षेत्रीय मुद्दों से थोड़ा सा हटाकर राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ मोड़ा जाए। हालांकि विधानसभा चुनावों में ऐसा करना में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन भाजपा की पूरी योजना मुझे यही लग रही है। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वोटरों से ये कहेगी इन 9 राज्यों के चुनाव में कि देखिए, जो स्थानीय मुद्दे हैं वो ठीक हैं, उनमें कुछ कमोबेश हो सकती है, लेकिन मुख्य तौर पर हमें राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर सोचना चाहिए, और राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर हमें मतदान करने की आदत डालनी चाहिए। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो सरकार विरोधी भावनाएं हैं, जो किसी भी पार्टी के खिलाफ जमा हो जाती हैं जब वो लंबे अरसे तक सत्ता में रहती है, उस सरकार विरोधी भावनाओं को वो कमजोर करने की या बिल्कुल पलटने की कोशिश करेगी। और इसकी उसने शुरुआत भी कर दी है। देखिए, 1 दिसंबर में जब हम सब लोग सोच रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में कौन जीतेगा, या गुजरात में कौन जीतेगा, या दिल्ली की जो महानगर पालिका है उसमें कौन चुनाव जीतेगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी इस बात में व्यस्त थी कि किस तरीके से G20 की जो अध्यक्षता मिली है नरेंद्र मोदी को, और भारत को मिली है अध्यक्षता, उस अध्यक्षता को चुनावी दृष्टि से कैसे राष्ट्रीय मंच पर पेश किया जाए। देखिए, G20 का तो भारत पहले भी अध्यक्ष रह चुका है। जब यशवंत सिन्हा विदेश मंत्री थे, तब फिर यशवंत सिन्हा उस अध्यक्षता को करते थे, और किसी को उसके बारे में पता भी नहीं चलता था। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी ने सारे देश के अखबारों में आर्टिकल लिखे, खुद अपने नाम से उनके आर्टिकल छपे, सारे स्मारकों के ऊपर होलोग्राम प्रोजेक्ट किए गए, लाखों करोड़ों सेल फोन के अंदर संदेश भेजे गए, भाजपा ने सरकार ने पूरे पेज के विज्ञापन छपाए। तो वहां पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यह है कि एक राष्ट्रीय मुद्दा, एक मिला जुला राष्ट्रीय मुद्दा, जिसमें विदेश नीति के मुद्दे भी हों, सुरक्षा नीति के मुद्दे भी हों, और भारत के अंदरूनी मुद्दे भी हों, जैसे कि राम मंदिर है, या मान लीजिए 3 तलाक है, या समान नागरिक संहिता है, इन तमाम मुद्दों को मिलाकर एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए, और उससे वोटरों से कहा जाए कि आप इसके ऊपर ध्यान दें, हम भारत की इज्जत सारी दुनिया में बढ़ा रहे हैं, भारत ये कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आप वोट दीजिए, छोटे मोटी बातों को उसमें छोड़िए। प्रदीप जी की यह बात सही है कि जब विधानसभा का चुनाव होता है तब मुद्दे अलग होते हैं, जब पंचायत का चुनाव होता है अलग होते हैं, नगरपालिका का चुनाव होता है तो अलग होते हैं। भाजपा भी इस बात को जानती है। यहीं पर भाजपा जो स्प्लिट वोट, जिसकी आप दोनों साथी चर्चा कर रहे हैं, विभाजित वोट है, जिसमें एक ही वोटर लोकसभा में अलग तरीके से सोचता है, विधानसभा में अलग तरीके से सोचता है, और पंचायत में अलग तरीके से सोचता है, नगरपालिका में अलग तरीके से सोचता है, और उसी तरह से अलग अलग वोट भी करता है। स्प्लिट वोट की जो परिघटना है उसका भाजपा पूरा लाभ उठाना चाहती है, और वो चाहती है कि जब तक 2024 का लोकसभा चुनाव आए तब तक लोग बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दे पर वोट करने का मन बना चुके हैं, और किसी भी किस्म की क्षेत्रीय कमीबेशी जो सरकार चलाने में हो जाती है, स्थानीय कमीबेशी जो हो जाती है, जो सांसदों के खिलाफ जो लोकल एंटी इनकम्बेंसी होती है, इन सबसे अलग हटकर सोचें, और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी में जो उनका विश्वास है, उसी विश्वास को वोट देकर, उसी विश्वास की वोट देकर दोबारा पुष्टि करें। भाजपा की कुल मिलाकर मुझे योजना ऐसी लगती है। जी, प्रदीप जी जुड़ गए मैं वापस से। प्रदीप सर, ये जो हम लोग अभी चर्चा भी कर, मैं आपसे सवाल उस समय पूछ रहा था कि मुद्दे और
ट्रस्ट फैक्टर की, कौन आपके वायदे पूरे करेगा, वो मैटर करते हैं। तो अगर हम 2024 के चुनाव के संदर्भ में देखें, या 23 को भी आप उसमें जैसे दुबे जी कह रहे हैं रिहर्सल होगा या सेमीफाइनल होगा, अब मैं सीधे सीधे एकदम प्योर पॉलिटिकल बात करता हूँ, एक एक करके, पहले बीजेपी की, फिर विपक्ष की और कांग्रेस की जोड़ो यात्रा की भी। बीजेपी जो चुनाव दर चुनाव जीत लेती है, मुझे समझना है कि क्या उनकी ताकत का राज क्या है, मतलब कैसे वो जीत लेते। 2014 के बाद से लगातार चुनाव जीतते, बीच बीच में हार भी जाते हैं एक आध चुनाव, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, उनकी स्ट्रेटजी में वोट परसेंटेज बढ़ता जाता है। तो वो फैक्टर्स क्या हैं? देखिए, जो किसी भी जीत और हार की बहुत सारी वजह होती है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है बीजेपी के चुनाव जीतने की आज की स्थिति में, जो हमारा लगातार स्टडी चलती है और आकलन पे हम पहुंचते हैं, वो है मोदी फैक्टर। और मोदी फैक्टर को भी क्यों वोट मिलता है, हमारी उसके भी आगे की स्टडी कि ठीक है मोदी की वजह से वोट करते हैं। तो आप ये मान लीजिए, मैं वापस कह रहा हूं, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज, इसके दो पहलू हैं। एक है पॉलिटिकल पार्टीज या नेता अपना किस तरह से प्रचार प्रसार या अपनी बातों को रखते हैं जनता के सामने, किस तरह की स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो उनका अपना एक लुकआउट होता है। हमारा सारा का सारा विषय ये होता है कि जनता कैसे सोचती है। यदि इसको, हमारे एग्जिट पोल का महत्व ही यही है कि वोट किसको मिला, क्या मिला, 3 दिन के बाद तो रिजल्ट आ जाने वाले हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो ये नहीं बताएगा कि जिसने भी जिसको वोट किया है वो क्यों किया। इस क्यों का जो जवाब होता है वो हमारी स्टडी के अंदर होता है, और उसमें हमने ये लगातार पाया है बीजेपी के संदर्भ में। जब भी बीजेपी चुनाव जीतती है, किसी की भी, मान लीजिए, मैं कह रहा हूं कि आप इस चीज को थोड़ा सा पीछे जाके देखिए, थोड़ा सा आपको मैं पीछे ले जाना चाहता हूं। स्वतंत्रता के बाद 52 में पहली बार चुनाव हुए और लगातार 77 तक कांग्रेस ने चुनाव जीते। ये कांग्रेस का बात हो। दूसरे तरफ आपने देखा कि पश्चिम बंगाल के अंदर में ज्योति बसु सरकार ने लगातार चुनाव जीते 7 बार और 33 साल से ज्यादा राज किया। अब आप नवीन पटनायक जी को देख लीजिए, जो कि लगातार 5 बार से चुनाव जीत रहे हैं और हर बार पहली बार से ज्यादा सीटों के साथ चुनाव जीत रहे हैं। तो इसको आप देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें कहां नवीन पटनायक क्या कर दे रहे हैं। उनको तो भाषा भी नहीं आती, बोलने की बात तो छोड़िए ठीक से, फ्लुएंटली। कहां ऐसा राज्य जो है, उड़ीसा जो है सबसे पुअर स्टेट है कंट्री के अंदर, बड़े और मध्यम साइड के राज्यों की बात करें तो। ज्योति बसु जिसको बोलते हैं बंगाल में, कहां ऐसे झंडे लग गए, बढ़ गए। लेकिन भाई जनता का मैंडेट जो है, वो जनता जनार्दन है, वो उनको क्या मिला वो जानते हैं। हम मीडिया वाले दूर से बैठ के हमारी अपेक्षाएं, हमारी आशाएं, हमारी उम्मीदें अलग है, जो कि बड़े सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उसकी उम्मीदों से शायद भिन्न है। आप मोदी की भी बात कर ले, मैंने इतने नेताओं की बात कर ली, तो कोई भी इलेक्शन जब रिपीट होता है तो आप ये मान लीजिए मेरी बात कि वो केवल और केवल डिलीवरी के वजह से रिपीट होता है। आप एक बार तो चुनाव जीत सकते हैं इनकम्बेंट गवर्नमेंट के बैड परफॉर्मेंस, खराब प्रदर्शन की वजह से, लेकिन आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। आप चाहे कोई भी नेता स्ट्रेटेजी लगा लीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे आपने देख लिया कि इतने बड़े टॉल लीडर अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके चलते 96 से लेके लगातार जो मंदिर का मुद्दा हुआ 91, 92 में 182 मैक्सिमम सीटें, 182 कहां और 272 कहां, क्यों? क्योंकि वो सारा तरीका है। तो मोदी जी ने जो है, एक चीज को मैं बिल्कुल मानूंगा और कहूंगा कि लोगों की, बड़े सेक्शन ऑफ सोसाइटी, देखिए मेजॉरिटी की बात होती है, लोग आशाएं अपेक्षाएं जो सरकार से होती है उनके ऊपर करीब करीब, आप इस बात को देखिए ना, आप ये चीज को समझिए तो सही। 75 साल होने पे आए हैं, अभी भी लोग ओपन डेफिकेशन यानी कि खुले में शौच करते थे। नल से पानी, इंडिया को समझ लीजिए 70% जनसंख्या रूरल है। जब मैं रूरल कह रहा हूं तो 6 लाख गांव की बातें कर रहा हूं, और अर्बन 30% है, वहां 6500 सिटीज और टाउन है, 6500 सिटीज एंड टाउन। तो 70% जो 100 वोट पड़ते हैं, 33 तो वोट ही नहीं पड़े। यदि 66% वोटिंग हुई, 66 पॉइंट समथिंग, तो 33 तो वोट नहीं पड़े। उस 66% में 80% रूरल का है,
रूरल का जीवन है, उनका जो जीवन व्यापन है वो बड़े स्तर के ऊपर सरकार के ऊपर निर्भर है। चाहे उनको स्कूल जाना है तो सरकारी में जाना है, स्वास्थ्य के लिए तो सरकारी, घर में पानी आना है यदि आ रहा है तो सरकारी। जितने किसानों से संबंधित, जब रूरल की बात कर रहे हैं तो अगेन वो एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है। उनके खाद से लेके, बीज से लेके, सिंचाई के पानी से लेके, सिंचाई की बिजली से लेके सब सरकार पे। तो साहब सरकार से जब उनका जीवन ही निर्भर डिपेंड है तो वो सरकार में यदि डिलीवरी सरकार में जो भी है वो ना करें तो कहां से वो। गैस कनेक्शन कितनी बड़ी चीज है, पहले से इंदिरा आवास योजना है, लेकिन मोदी जी ने आके ये किया कि भैया ज्वाइंट तो कम से कम महिला को करना है। एक महिला के नाम पे घर हो जाता है, आप उसकी सेटिस्फैक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं। आप संपन्न परिवार की महिला के नाम पे यदि घर हो तो उसके संतुष्टि का आप अंदाजा लगा सकते हैं। करेक्ट। तो ये जो सारी डिलीवरी का फिनोमेना है, और के चलते बीजेपी जो है सेंट्रल जब बनाती है तो सेंट्रल से मतलब है मोदी जी सेंटर पॉइंट है। वो बाकी जो मुद्दे हैं वो तो कहते रहे, मुझे तो कहीं ऐसा लगा नहीं कि कोई तो मुसलमान या मंदिर या इन विषयों के ऊपर कोई वोट करता है। करते हैं, थोड़े लोग करते हैं, बट चुनाव में थोड़े से कुछ नहीं होता। अपोजिशन को भी तो यदि बाइपोलर इलेक्शन हो तो प्रदीप सर एक बात बताइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आप ले आए। मुझे लगा कि जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के हो रहे थे तो इस पर हमने कई बार डिबेट की थी कि जो एक उन्होंने टर्म कॉइन किया था लाभार्थी बेनिफिशरी वर्ग, तो फिर मैंने भी बहुत सारे डेटा वेटा निकाले थे कि कहाँ कहाँ क्या क्या डिलीवरीज हुई हैं। लेकिन जनरली हम लोग देखते हैं एकदम ये राजनीतिक बात है कि नैरेटिव बनाया जाता है कि नहीं नहीं कुछ काम नहीं हुआ है, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है और किसी को कुछ मिला नहीं। ये क्या फॉल्स नैरेटिव बनाए जाते हैं? ग्राउंड की रियलिटी बिल्कुल अलग है जो आपके सर्वे में निकल के आती है। फॉल्स कोई नैरेटिव नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई भी बोले यदि बेरोजगारी का स्तर बढ़ा है तो बिल्कुल बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है तो किसी से छुप ही नहीं सकती, बढ़ी बिल्कुल है, इसमें कहीं कोई सवाल ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। ये दो बातें, इसमें 1% का जो कोरोना का मिसमैनेजमेंट हुआ है सभी स्तर के ऊपर वो भी एविडेंट है। बट सवाल ये आता है, जनता बहुत होशियार है, बहुत समझदार है कि मैं जब वोट करने जा रहा हूं तो ये मुद्दों को कौन ज्यादा निपटारा कर पाने में सक्षम है। अरे आप अपने घर का देख लीजिए, यदि आपके घर में यदि किसी को मुखिया चुनना है और आपको बोला जाए कि भाई सब लोग अपनी अपनी राय बताइए, आप ये बिल्कुल मानेंगे कि जो सक्षम है सब, भली उसकी उम्र में वो छोटा भी होगा कई बार, और खासकर आज के जमाने में ऐसा देखा गया जिसकी उम्र 60-70 साल हो गई है, अमूमन पुराने जो प्रथा थी वही मुखिया होता था। बट आज की डेट में भाई जो कमाई ला रहा है, जिससे पेट चल रहा है, लोग उसकी बात सुनते हैं, भली खुले दिल से ना कहें, बट हकीकत यही है। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है। ओके, डिलीवरी महत्वपूर्ण है और कहीं कहीं पे अगर कुछ चीजें हैं तो उसको लोग देखते हैं कि कौन पूरा कर सकता है। अगेन वो फैक्टर आता है जहां पे ट्रस्ट और फेस आता है। दुबे जी, आप के हिसाब से बीजेपी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है जो 2024 में इससे पहले अब तक प्ले होती हुई आ रही है? और गुप्ता जी कह रहे हैं कि डिलीवरी बहुत महत्वपूर्ण है जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। नहीं, गुप्ता जी की बात ये सही है। मैं भी ये मानता हूं कि मोदी जी का जो वेलफेयर मॉडल है वो वेलफेयर मॉडल बहुत कामयाब मॉडल है। देश में ऐसे कई इलाके हैं जहां मोदी जी का वेलफेयर मॉडल कामयाब नहीं भी है। जैसे दिल्ली में मोदी जी का वेलफेयर मॉडल कामयाब नहीं होता है, दक्षिण भारत में मोदी जी का वेलफेयर मॉडल कामयाब नहीं होता है, मोदी जी का व्यक्तित्व भी वहां पे नहीं चलता है जिसका प्रदीप जी जिक्र कर रहे हैं। बहुत सी जगहों पर चलता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं। पंजाब में मोदी जी का कोई व्यक्तित्व नहीं चलता है, कुछ नहीं होता है, मोदी जी कुछ भी कहते रहे, पंजाब के वोटर पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। मैं दूसरे दृष्टि से देखता हूं। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे बहुत लंबे अरसे से राजनीति करते हुए और कांग्रेस की कमजोरियों के चलते अपने साथ बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे समुदायों को जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो सामाजिक आधार है वो बहुत प्रबल है, और वो दूसरी कोई भी पार्टी उसमें डेंट करने की स्थिति में नहीं है। ऊपर से मोदी जी का नेतृत्व है, उनकी शख्सियत है और उनका करिश्माई व्यक्तित्व है, उसकी वजह से उसे और फायदा होता है। लेकिन जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के पास सामाजिक आधार नहीं है, वहां मोदी जी का करिश्मा बिल्कुल नहीं चल पाता। दुबे जी एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, अब ये देखने की बात है कि हम समीक्षक के तौर पे किस चीज पे जोर देंगे। दुबे जी एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पे के तौर पे किस चीज पे जोर देंगे? दुबे जी, अभय सर
या हम भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक आधार पर ध्यान देंगे? ये हमारी अपनी प्राथमिकताएं हैं कि हम किस चीज पर जोर देना चाहते हैं। अभय जी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? मैं एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपके इस जवाब में जोड़ना चाहता हूं। आ रही बताइए। जैसे बिल्कुल सही आप एनालिसिस ले आ रहे हैं। फ्रीबीज, या मैं फ्रीबीज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल प्रचलित वर्ड है। गुप्ता जी, आप कैसा रहूं, या जो सोशल वेलफेयर स्कीम था कि बहुत सारी चीजें फ्री में, इसके चैंपियन है कांग्रेस, बहुत किया उन्होंने। दलितों की चैंपियन मायावती जी थी, पिछड़ों के चैंपियन अपने आप को समाजवादी पार्टी की थी। अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगहों के चैंपियंस हैं जो दावा करते हैं ये तो हमारा फोटे है, हमारी राजनीति का कोर है ये, वो भी डेंट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मेरा कहना है ये सब पुराने चैंपियन हैं। अच्छा। ये अब चैंपियन नहीं रहे, ये पूर्व चैंपियन है। मेरा मानना है कि मायावती अब दलित समाज की चैंपियन नहीं है, वो दलितों की एक बड़ी प्रबल जाति जो है, एक पॉलिटिसाइज कम्युनिटी है, उसकी नेता हैं। इसी तरह जो समाजवादी पार्टी है वो सामाजिक न्याय के नाम पर सारे पिछड़े वर्गों की चैंपियनशिप का दावा जरूर करती है, लेकिन व्यवहार में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने, तभी मैं कह रहा हूं, उन सारे समुदायों को अपनी तरफ खींच लिया है जो किसी जमाने में सामाजिक न्याय के नाम पर मुलायम सिंह जी के साथ में या समाजवादी पार्टी के साथ में या राष्ट्रीय जनता दल के साथ में हुआ करते थे। अगर आप इलेक्टोरल डेटा पे, मैं सीएसडीएस के साथ जोड़ा रहा हूं, अलावा इलेक्टोरल डेटा के ऊपर देखें तो आप पाएंगे कि भाजपा को पिछड़े वर्गों के भी वोट मिलते हैं, दलित समाज के भी वोट मिलते हैं, ऊंची जातियों के वोट तो मिलते ही हैं, एक पैमाने पर आदिवासियों के भी भाजपा को वोट मिलते हैं। तो जब किसी पार्टी के साथ में मतदाता मंडल का इतना बड़ा हिस्सा जुड़ जाता है, उसके बाद में उसको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसके पास एक कुशल नेतृत्व भी हो, एक अच्छा संगठन भी हो, एक संसाधन संपन्न पार्टी भी हो, आर्थिक संसाधन भी बहुत प्रबल हो, और एक जीतने की बड़ी प्रबल इच्छा भी हो, वो लगातार सत्ता में भी है। आप मोदी जी का इतिहास देखिए, मोदी जी कितने लंबे अरसे सत्ता में, 12 साल से ऊपर गुजरात में सत्ता में रहे, उसके बाद से लगातार केंद्र में सत्ता में है। तो सत्ता में आना और सत्ता में टिकना और सत्ता में आने को उसके टिकने का औजार बना लेना, इन सब कलाओं में वो पारंगत हैं, उन्हें महारत हासिल है। अब हम सवाल इस बात का है कि उसको हम मोदी के करिश्मे का नाम दे रहे हैं, जरूर देना चाहिए, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। कोई ना कोई खास बात तो है ही, तभी एक आदमी इतने दिनों सत्ता में है। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि वो करिश्मा, हमारी समीक्षा तब बेहतर होगी, हमें देखना चाहिए वो करिश्मा कहां काम करता है और कहां काम नहीं करता है। जी गुप्ता जी, हाँ आपके पास आ रहा हूं मैं। ये आप तंज में कह रहे थे, ये आप सचमुच कि नहीं, कुछ तो है। देखिए, कोई आदमी लगातार जीत रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, तो कुछ तो होगा ना उसके अंदर। गुप्ता जी प्लीज। अभय जी ने बहुत अच्छी बात कही, तो मैं 2 चीजें बताऊं। एक, आपका सवाल था बीजेपी जहां भी जीतती है तो क्यों जीतती है, ठीक, उसका जवाब दिया क्यों जीतती है, ठीक है, मोदी जी की वजह से जीतती है। अब दूसरा सवाल आता है कि तमाम साउथ के राज्यों में कर्नाटक को छोड़ दें और जैसे दुबे जी ने बताया कि पंजाब को छोड़ते हैं, तो देखिए उसका भी कारण बताया। वो मैं बहुत अच्छा विषय है कि वहां क्यों नहीं जीत रहे और वहां क्यों जीत रहे, बहुत ही अच्छा। देखिए, किसी भी ब्रांड की जो इक्विटी होती है कि जी मैं कोलगेट हूं, मान लिया जाए मैं बहुत अच्छा ब्रांड हूं, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए उसकी दुकानें चाहिए जमीन पे। जब मतदाता मतलब जब कंज्यूमर जाए इस प्रोडक्ट को लेने के लिए, मान लिया कि कोलगेट बहुत अच्छा है, बट माल ही नहीं है तो मैं कहां से लूं? तो अब तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और पंजाब के अंदर बीजेपी का संगठन का कुछ भी नहीं है। बीजेपी आज तक, यही मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी में जैसे सब मुझसे सवाल पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी गुजरात के परिप्रेक्ष्य में क्या होगा, आप पंजाब का देखिए कि 2013 से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी चालू की, 4 सांसद भी जीते, 14 में, 17 में मालवा में से ही केवल वो 21 सीटें जीते, जिसमें से पूरी की पूरी मालवा से आई है। तो प्रदेश के अंदर भी पहुंच में टाइम लगता है। बीजेपी 80 से जर्नी चालू करके 2 सीटों से 96 में 182 सीटें की लेने की स्थिति में आई थी। तो साफ समय लगता है उसके अंदर, और बीजेपी जहां जीत रही है, जहां पे उसका संगठन है। रह गई बात पंजाब की, पंजाब में कभी बीजेपी थी नहीं, हमेशा से अकाली दल के साथ उनका संगठन था और कांग्रेस के साथ उनकी फाइट होती है। तो जहां पे आपका संगठन नहीं होगा, क्योंकि
और डिलीवरी की जहां तक बात है और संगठन की जहां तक बात है, तो उससे वहां बेहतर राज्य सरकार की सरकारें हैं जो जनता पाती की ज्यादा बेहतर डिलीवरी कर रही है, एक बात। दूसरा, जब मोदी जी है तो ठीक है, लेकिन जब चुनाव के दिन जब बटन दबाना है तो संगठन के लोग ही उनको वोटिंग मशीन तक लेके जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कोई आ ही नहीं रहा, यहाँ पे है ही नहीं, और मैं उसको वोट दे दूं, और जो सामने मेरे खड़ा है जो दिन और रात जुड़ा हुआ है उसको मैं वोट ना करूं? तो ये सवाल है इन सारे राज्यों का जहां मोदी का करिश्मा या जादू नहीं चलता है, क्योंकि वहां संगठन की जरूरत है। करिश्मा अकेले से, ब्रांड इक्विटी से कुछ नहीं होगा जब तक कि आपकी दुकानें नहीं होंगी उसको कन्वर्ट करने के लिए। करेक्ट। इस आपका जो सवाल था बीजेपी क्यों जीतती है, तो नेचुरली आई आस्क्ड टोल्ड यू कि क्यों जीतती है। नहीं, बिल्कुल सही। तो ये स्ट्रेंथ जिसमें आपने बताया डिलीवरी है, ट्रस्ट फैक्टर है, फेस है, और जीतने की जीवट है, बहुत बहुत ही ज़बरदस्त इच्छा है जो बाकी दलों में नहीं दिखती। भाई ये भी तो एक मेहनत का भी परिणाम होता है। जो दुबे जी कह रहे हैं कि 24/7 साल में 375 दिन, 10 दिन और पता नहीं कहाँ से आते हैं, उसमें वो पॉलिटिक्स करते हैं, दिन में 26 घंटे काम करते हैं। ये हम लोग जी बोलिए। दूसरा कोई काम नहीं करते, एक काम चुनाव की जिसकी जिम्मेदारी है बस केवल और केवल चुनाव, सुबह दोपहर शाम रात 365 दिन। एक्चुअली तो ये अपने आप में कमेंडेबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को छुट्टी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, परिणाम देती है। तो अब हम लोग चलते थोड़ा सा दूसरी तरफ भी आए, क्योंकि एक पार्टी हो इसको हमने समझा। अब मुझे सर ये बताइए, आप गुप्ता जी आपसे शुरू करते हैं कि ये जो कांग्रेस की इस समय स्थिति है, जोड़ो यात्रा निकल, भारत जोड़ो यात्रा लेके चल रहे, इसका कुछ लाभ होगा, इनको कुछ फायदा होगा? और इस समय या पिछले 8, 10, 12, 15 सालों से इतनी बुरी स्थिति में क्यों है कांग्रेस? आप मुझसे पूछ रहे हैं या जी आपसे, फिर दुबे जी से। अच्छा ठीक। देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस ने, जैसे हम सब जानते हैं, लोकसभा के संदर्भ में 60 साल तक तो राज किया, ठीक है, और पिछले 15 साल से लगातार गिरावट हो रही है। तो गिरावट का भी ये है कि दूसरे तरफ एक ऐसी पार्टी है जो पहले उस कांग्रेस की उस पोजीशन में स्थिति होती थी कि सब लोग एक तरफ और कांग्रेस एक तरफ, और वो लगातार चुनाव जीतते रहे, जैसे मैंने पहले भी बताया। अब सवाल है कांग्रेस का रिवाइव। आपने जैसे बोला भारत जोड़ो यात्रा है वो, तो मैं आपको बता दूं, आजादी के समय से ये पहली बार है जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है जनता के बीच जाके जुड़ रहा है। जब तक आप जनता को समझे नहीं, उनकी आशाएं, अपेक्षाएं, उनकी समस्याएं, अभिलाषाएं, तो आप किस बात के नेता हैं भाई? आप किस बात के नेता हैं? अब जाके कांग्रेस ने ये रियलाइज किया है कि ये बहुत बड़ा गैप था। आप चाहे नेहरू जी से ले लीजिए और आज तक कांग्रेस में ले लीजिए, जो स्तर पे जुड़ाव होना चाहिए, जो घर घर जाके और हर लोगों से मिलना चाहिए और समझना चाहिए, उनकी जो पृष्ठभूमि है कांग्रेस की, जो बड़ा जो है सर्वे सर्वा गांधी परिवार हमेशा रहा, बट कोई कॉमन मैन की तरह नहीं है। वो हमेशा एक सो कॉल्ड वीआईपी की तरह से उन्होंने जीवन जिया है। तो हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि एक कॉमन मैन की समस्याओं को वो समझे, कॉमन मैन के जीवन को समझे, जीवन शैली को समझे, जो कि अब राहुल गांधी कर रहे हैं। और कोई भी एक मेहनत करते हैं, कोई भी एक पेड़ लगता है तो उसके फल देने का अपना एक समय होता है। आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका मुझे लगता है कि फल तो जरूर मिलेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कल मेहनत की और आज आप चुनाव जीत जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं उसका जरूर फायदा कांग्रेस को होगा। अब कब होगा और कितनी कंसिस्टेंटली लगातार आप काम करते रहते हैं, जैसे किसी भी चीज में बोलते हैं ना कि कितने कंसिस्टेंटली आप ये काम को कर रहे हैं, तब तो आपको परिणाम मिलेगा। क्या इसमें यह भी होता है कि समय काल परिस्थितियों के हिसाब से आपकी मेहनत का क्वांटम और मेहनत का नेचर भी तय करता है? जैसे अब परिस्थितियां इतनी बदल गई हैं। अब देखिए, अभी हाल फिलहाल की जो भारत जोड़ो यात्रा, उसमें उत्तर प्रदेश में कितना घमासान मचा हुआ, कौन साथ है कौन नहीं है, छोटा भाई बड़ा भाई, आपने चिट्ठी लिखी नहीं लिखी, मिली नहीं मिली, मतलब पता नहीं कितना कितना बवाल हो गया। तो ये सब भी आने वाले समय में आपको इसको भी मैनेज करना ही पड़ेगा। नहीं, ये मैं वापस कह रहा हूं, जब भी आपसे मैं बात करूंगा मैं केवल और केवल जनता के नजरिए से करूंगा। नेता जो करते हैं वो करते रहे भाई, उनका काम है, बहुत अच्छा काम करते हैं। जनता ऐसे सोचती है भाई मुझे क्या दे रहे हो आप बताओ, मेरी चीजों को क्या समझ रहे हो,
मेरे लिए क्या परिवर्तन लेके आ रहे हो आप सामने? यदि आप अपोजिशन में हो, जैसे मैंने कहा ना, वादे करते हैं, तो आप बताइए ना मुझे, मेरे लिए क्या ला रहे हैं, मैं आपको क्यों वोट करूं? आपने ये बड़ा फ्रेज सुना होगा, ये मैं नहीं कह रहा, हर बच्चा बच्चा जानता है, सुनते हैं हम लोग, कभी चुनाव के संदर्भ आता है जी, 5 साल में अब आप आ गए एक बार, इसके पहले तो कहीं नजर नहीं आए। ये शब्द सुना होगा। तो पूरा का पूरा चुनाव का जो मर्म है वो इसी एक डायलॉग के अंदर लगा हुआ है, जितनी मैंने बातें की है। तो अब नेता जो करते हैं वो करते रहेंगे, उसके ऊपर मैं कभी कोई समीक्षा करता नहीं। मैं ऐसा मानता हूं वो जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके, अभय दुबे जी, भारत जोड़ो यात्रा से क्या लाभ होने वाला है? जी देखिए, मैं तो शुरू से आपके मंच पे भी और दूसरी जगहों भी कहता रहा हूं कि इस यात्रा एक जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम है जो पार्टी की और नेताओं की छवि को दुरुस्त करने के लिए आयोजित किया जाता है, उसको बेहतर करने के लिए आयोजित किया जाता है। इसका लाभ ही होता है हमेशा। अब बहस इस बात पे होती है कितना लाभ होगा और उस लाभ का प्रकार क्या होगा, कितना विस्तार होगा उस लाभ का। तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर फायदा होते देखना हो तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की इस यात्रा का कांग्रेस को, राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से और प्रकारांतर से विपक्ष की राजनीति को मुझे काफी फायदा होता हुआ दिखता है। अब सवाल यह है कि इस फायदे की चुनावी अभिव्यक्ति क्या होगी। तो मैं ही कहूंगा वो उसका पता हम इस बात से लगा सकते हैं कि इस यात्रा के साथ में प्लस क्या जुड़ा हुआ है। यानी एक तो यात्रा है जो कोई भी पार्टी और नेता आयोजित कर सकता है। राहुल गांधी कामयाबी के साथ उसको आयोजित कर रहे हैं, वो खुद यात्रा में बड़ी हिम्मत और कामयाबी के साथ भाग ले रहे हैं, उन्हें प्रशंसा भी मिल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी प्रशंसा कर रहे हैं। अभी चंपत राय ने प्रशंसा की, राम मंदिर के पुजारी ने प्रशंसा की, तो ऐसे लोग भी प्रशंसा कर रहे हैं जिनसे उम्मीद नहीं की जाती थी। लेकिन अब प्लस क्या है? सवाल यह है कि उस यात्रा के पहले, यात्रा के बाद, यात्रा के दाएं बाएं उनका संगठन कितना काम करता है, इस यात्रा के लाभों को टिकाने की वो कितनी कोशिश करते हैं, वो कितने लचीलेपन से अपना गठजोड़ बनाते हैं। वो उसकी परीक्षा कर्नाटक के चुनाव में हो जाएगी, उसकी परीक्षा कुछ उत्तर पूर्व में भी हो सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपनी निगाह वहां रखनी होगी, इस यात्रा के साथ प्लस क्या जुड़ा हुआ है। जितना प्लस जुड़ा होगा उतनी इस यात्रा के लाभ टिकाऊ होंगे। जी, छोटा सा ब्रेक लेना है सर, मुझे कुछ सेकंड का ब्रेक है, तुरंत लौट के आते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बड़े दिलचस्प मोड़ पे आई। एक सवाल मेरे मन में और है जो मैं गुप्ता जी से और दुबे से दोनों से पूछूंगा कि चुनाव में कई बार क्या अक्सर होता है कि जैसे उन्होंने कहा था कि समुदायों को बहुत जोड़ रखा है बीजेपी ने, तो कई बार मैनेजमेंट भी इसमें असर करता है कि चुनाव के समय आपने क्या क्या तरीके अपनाए, क्योंकि ये बात हर चुनाव में देखी जाती है कि अलग अलग प्रकार के समुदायों के गठबंधन, अलग अलग प्रकार के समीकरण, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पता नहीं क्या क्या मिला दिया जाता है, जो परिणाम में बहुत सीरियस इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे भारत जोड़ो यात्रा में जिस वजह से समाजवादी पार्टी या बीएसपी या दूसरे कतरा रहे हैं, कन्नी काट रहे हैं, वो एक वर्ग है जिसको एड्रेस करना चाहते हैं राहुल गांधी, तो उससे डर है उनका। तो इस पर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज हम चर्चा कर रहे हैं एक्सिस माई इंडिया के सीएमडी प्रदीप गुप्ता जी से और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे से, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से आगे का राजनीतिक परिदृश्य कैसा बनने वाला है। प्रदीप जी, हमने ब्रेक से पहले काफ़ी चर्चा की बीजेपी के बारे में, मुद्दों के बारे में, नेता के बारे में, लेकिन आसन्न चुनाव के समय अगर ये सवाल मैं न पूछूं कि कहाँ क्या समीकरण भी फिट बैठते हैं तो चर्चा अधूरी रह जाएगी। बताइए, बहुत जगहों पे जैसे हमने कहा ना, अलग अलग समीकरण ये लोग बना लेते हैं, कहते हैं कि मैथ से ज़्यादा केमिस्ट्री जरूरी है। तो जैसे यूपी में सपा बसपा मिलकर भी कुछ नहीं कर पाए, कांग्रेस और सपा मिलकर भी कुछ नहीं कर पाए, तो ये थोड़ा समझाइए। देखिए, हर प्रदेश का, भारत की यही सुंदरता है कि हर प्रदेश में सामाजिक और राजनीतिक समीकरण जो है वो एकदम अलग अलग है। पहले तो बहुत ज्यादा अलग भी है कई जगह पे, तो कई जगह पे सिमिलरिटी, बट वो सिमिलरिटी बहुत कम जगह पे है। जहां तक समीकरण की बात रह गई, तो चुनाव के संदर्भ के अंदर भारत के अंदर जाति का बड़ा रोल है, क्योंकि इतनी सारी जातियां। और मेरा ऐसा मानना है, जब मैं लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं, जातिवाद की बात करता हूं, तो सब लोग कहते हैं, और उसपे मुझे बिल्कुल सत्यता लगती है कि साहब आप मुझे ये बता दीजिए कि यदि मेरा जो विधानसभा है वो वहां पे पवार जाति बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे नेचुरली पवार जाति के ही दोनों पार्टियां जो है ज्यादा करके प्रतिनिधि को, तो बोलते हैं यार मेरी जाति का आदमी यदि खड़ा है
जो मुझे समझता है, मेरी भाषा को, मेरी संस्कृति को, मेरी जरूरतों को, तो मैं उसको वोट क्यों ना करूं? और बिल्कुल सही, उसमें दिक्कत क्या है? हम्म। तो राजनीतिक समीकरण जो है बहुत हद तक जातिगत समीकरण के ऊपर जो है इंडिया के अंदर बने हुए, उसी के चलते जैसे आपने बताया, और अब दुबे जी भी कह रहे थे कि अपोजिशन वोट डिवाइडेड है, उसका फायदा बीजेपी को होता रहा है पिछले कुछ दिनों में। लेकिन आप 19 के, खास 14 में बिल्कुल वैसा हो, 19 के चुनाव में देखिए कि सपा और बसपा उत्तर प्रदेश में मिलके आते हैं, इससे बड़ी तो कोई फोर्स नहीं होती। लेकिन बीजेपी ने फिर भी 51% वोट हासिल किए और 64 सीट 80 में से की। दूसरे तरफ बड़ी जो चीज निकल के आती है वो है कर्नाटक के अंदर लोकसभा 19 के चुनाव में। वहां पर भी जो है जेडीएस और कांग्रेस ने गठबंधन किया। जो ओल्ड मैसूरू रीजन है, जो कि करीब करीब 1/3 लोकसभा की सीटें वहां से आती हैं, 28 सीटों में से, वहां पर जेडीएस और कांग्रेस ने गठबंधन किया। वहां बीजेपी कहीं होती नहीं थी पहले हिस्टोरिकली। वहां पे भी बीजेपी ने 51% वोट के साथ 28 में से साफ 25 सीटें जीती हैं। एक निर्दलीय, वो भी बीजेपी समर्थित, वहां बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। कहने का ये कि 28 में से 26 सीटें कर्नाटक के अंदर। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? केवल एक सीट जीती जेडीएस ने, अपने देवेगौड़ा साहब की खुद की, उनके परिवार के लोग हार गए, कुमार स्वामी के बेटे हार गए, और एक सीटें कांग्रेस ने जीती बेंगलुरु रूरल की। उसके मायने समझ रहे हैं आप? तो ये जो फिनोमेना है, ये जाति से भी ऊपर उठ के चला गया। वहां जेडीएस का मतलब है वोकलिगा, और कांग्रेस का मतलब है कि मुख्य तौर पे दलित और आदिवासी कर्नाटक के अंदर, और मुसलमान। इस सबके बाद बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो जो जातिगत समीकरण है वो बहुत मायने रखते हैं, और इसी के चलते आप देखेंगे कि उनका, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे मायावती हो, सभी के सभी किसी ना किसी जाति से आ रहे हैं। अब आप बहुत कम ये पाएंगे कि जो पहले समय में होता था, ब्राह्मण और ऊंची समाज से ज्यादा प्रतिनिधित्व आता था, अब वो विषय नहीं है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन कम है। वो गुजरात में जब बोलते हैं कि हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, लोग कहते हैं बीजेपी, उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि आदिवासी, दलित और मुसलमान मिलके केवल 30 है। वहां का जो ओबीसी है वो भी ऊंची जाति की तरह उसका बिहेवियर और उसकी जरूरतें और उसकी उम्मीदें और अपेक्षाएं, इसी के लिए वहां पे हिंदुत्व की इतनी बड़ी बात हो जाती है, जो कि बाकी राज्यों में जाके एकदम ना के बराबर। जी दुबे जी, ये सवाल मेरा आपसे भी यही था कि जो आपने समुदायों के समीकरण बताया, लेकिन उसमें मैं एक और इसके ऊपर एक पॉलिश सवाल और जोड़ता हूँ। बहुत बड़ा बदलाव हुआ है समाज में, सामाजिक बदलाव हुआ है लोगों की सोच में, लोगों के रहन सहन में। टेक्नोलॉजी आने की वजह से हर इंफॉर्मेशन का एक्सेस सेम टाइम पे मेरे पास मुंबई में है और किसी बिहार के छोटे से गांव में, एकदम उसमें कोई फ़र्क नहीं रह गया। अब ये शो देखते देखते भी लोग गूगल सर्च कर रहे होंगे कि ये जो बात चल रही है इसमें कोई दम है कि नहीं है। इस बदलाव की वजह से क्या ये जातीय बंधन, सामुदायिक बंधन, संगठनात्मक बंधन टूट रहे हैं क्या? क्योंकि एक किसी ने ये कहा कि बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और डिलीवरी का ये जो डेडली कॉम्बो बनाया ना मोदी जी ने, ये वो बंधन तोड़ने में सफल हो जाता कई बार। वाजपेयी जी, आपकी आवाज थोड़ी टूट कर मेरे पास पहुंच रही है, फिर भी जितना मैं समझ पाया हूं मैं उसका जवाब दूंगा। आपकी ये बात सही है कि समाज तेजी से बदल रहा है, और पिछले 1990 के बाद में भारतीय समाज में बहुत परिवर्तन हुए हैं। जो जाति की जकड़ थी वो भी कमजोर हुई है, और जातियां दरअसल समुदायों में बदल गई हैं। अब जैसे कि मान लीजिए राजस्थान में जाट रहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट रहते हैं, हरियाणा में जाट रहते हैं, पंजाब के सिख भी जाट हैं, लेकिन वो दरअसल एक जाति की तरह व्यवहार नहीं करते, वो 4 अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। उनका राजनीतिक व्यवहार अलग अलग तरीके से होता है। बिहार के यादव, उत्तर प्रदेश के यादव अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, मध्य प्रदेश के लोधी और उत्तर प्रदेश के लोधी अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जातियों का लोकतंत्र न होकर समुदायों का लोकतंत्र बन गया है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस परिस्थिति को बहुत अच्छी तरीके से समझा है, और उसने समुदायों को अपने साथ जोड़ने की बड़ी ही कुशल राजनीति अपनाई है।
ये राजनीति पहले भी अपनाती थी। 60 के दशक में जब जनसंघ था तब भी वो लोग इस राजनीति को करते थे, लेकिन मोदी जी के आने के बाद में इस रणनीति के संचित परिणाम खुद मोदी जी के प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। वो ऐसे नेताओं को पर सावधानी से निगाह रखते हैं जो उनके साथ जुड़ सकते हैं, उन नेताओं को अपने साथ जोड़ते हैं, और नेताओं को जोड़ने के बाद में फिर उस समाज के साथ भी काम करते हैं, उस समाज में से अपने विचारधारा में दीक्षित तत्वों को आगे बढ़ाते हैं, ताकि वो नेता अगर छोड़ के चले भी जाएं तब भी वो समुदाय उनके साथ जुड़े रहें। ये जो भाजपा की सामुदायिक राजनीति है ये बहुत विशिष्ट है, और इसको हम सब समीक्षकों को और अनुसंधानकर्ताओं को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। ये कांग्रेस की नीति से भी अलग तरह की नीति है। जब कांग्रेस बहुत बड़ा दल थी, प्रभावशाली दल थी, उससे भी अलग तरह की नीति है। ये एक भारतीय लोकतंत्र में जन गोलबंदी, चुनावी गोलबंदी करने का एक विशिष्ट आयाम है जो कि भारतीय जनता पार्टी ने विकसित किया है। इसका भी ठीक से पूरा अध्ययन नहीं हुआ है। जैसे जैसे अध्ययन होगा सामने तो हमें इसके परिणाम और भी नजर आएंगे। समाज बदल रहा है, उस बदलते समाज को किसके मुताबिक राजनीति कैसे की जाए, ये काम भारतीय जनता पार्टी कर पाने में कामयाब रही है। जी गुप्ता जी, एक सवाल जो मैंने अभी पूछा था, आप लोग ये कह रहे हैं ना कि लोगों के बीच में, जातियों के बीच में, मुझे इसमें लगता है कि जो बहुत छोटे छोटे समूहों के नेता हैं जिनको एक समय जोड़ के 30-40 दिनों का संगठन बनाओ और चुनाव जीत लो, वो सब इरेलेवेंट हो जाता है। कैसे? क्योंकि आप देखिए यूपी में खासतौर पर देखिए या बिहार में देखिए, बहुत सारे जो छोटे छत्र थे, 5-10, 2-4 सीटों के बार्गेन करते रहते थे, उनको उन्होंने इरेलेवेंट कर दिया है बड़ी पार्टीज ने, खासतौर पे बीजेपी ने, क्योंकि उन्होंने जो ये एक फार्मूला मैंने कहा था कि डिलीवरी है तो जिससे आम आदमी को जोड़ा, देश प्रेम और हिंदुत्व है जिससे आपको एक फील गुड दिया और आपको सेंस आइडेंटिटी दे दी। इसकी वजह से जो आपको जो जातीय नेता दिन भर आपको समझाता रहता था वो इरेलेवेंट हो जाता है। ये डेडली कॉम्बो बना दिया है क्या? नहीं, देखिए जो आपने कहा छोटे छोटे छत्र, वो मैंने जैसे पहले बताया, टेक्नोलॉजी के समय में इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, लोगों को अब ये पता है कि यदि ये रोड बनी है तो इस रोड के लिए केंद्र सरकार ने बनाई है कि राज्य सरकार ने कि म्युनिसिपल, ये यदि पानी आ रहा है या तमाम सुविधाएं आ रही हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो जो नेशनल लेवल के ऊपर राष्ट्रीय नेता जो भी बात कहते हैं वो भी उनके पास उसी शिद्दत से, बल्कि वो तो ज्यादा पहुंचती, बिकॉज ऑफ टेलीविजन माध्यमों पे राष्ट्रीय नेताओं का बोलबाला ज्यादा रहता है। सिर्फ क्षेत्रीय चैनल होते हैं जिसमें कि अंदर वो भी, उसमें भी जो प्रदेश की राजधानी है वहां पे जो नेता बैठे हैं उनका रहता है। तो अब जो लोकल क्षेत्रीय में भी क्षेत्रीय, जिसको हम बोलते हैं कि सब रीजनल जो नेता थे, अब उनका काम खत्म है। और वो भी जानती है जनता, मैंने कहा ना, उनको बड़ी होशियार हो गई, उनको पता है इनको वोट देने से मुझे किन किन चीजों का लाभ मिलेगा, और यदि मैं राष्ट्रीय लेवल के नेता या पार्टी को वोट करूंगा तो मुझे किन किन चीजों की सुविधाओं मिलने की उम्मीद है। तो ये तो परिवर्तन है, ये प्योरली टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। ओके, तो टेक्नोलॉजी, समाज, जाति, सब तमाम चीज़ों पे हमने चर्चा की और बहुत ही बढ़िया चर्चा रही। गुप्ता जी, एक छोटा सवाल है, ये मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हम लोग जब करते हैं ना इस तरीके की चर्चाएं, अरे वो सर्वे का सैंपल बहुत छोटा बड़ा इस तरह, मेरे को लगता है कि छोटा और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल अच्छा होता है या बहुत बड़ा सैंपल बना लो वो अच्छा होता है? क्या अच्छा होता है, मतलब बताइए कैसा सैंपल होना चाहिए? दोनों बातें हैं। जब हम, वो है तो रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे। हाँ। आपका एक कोई भी प्रदेश ले लीजिए, चलिए मध्य प्रदेश ले लीजिए, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, 230 सीटें हैं, ठीक है। हाँ। अब पहले समय में ज्यादा करके क्या होता था, क्योंकि बहुत सी लिमिटेशन थी, बहुत सी समस्याएं थी, तो क्षेत्रवार तरीके से हर रीजन से, यानी चंबल से, महाकौशल से, निमाड़ से, मालवा से थोड़े थोड़े वोट ले लिए जाते थे, और रिप्रेजेंटेटिव कुछ विधान 230 में से आप 1/3 कह लीजिए कि 50 सीटों के ऊपर कर लिया गया, जो कि सब जगह। अब हम लोग क्या करते हैं, और जो भी सैंपल साइज होता था, तो रिप्रेजेंटेटिव तो था वो डेमोग्राफिकली, बट ज्योग्राफिकली उतना बड़ा रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। अब हम क्या करते हैं कि हम 230 की 230 विधानसभा में जा रहे हैं, तो ज्योग्राफिकली वो पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेटिव हो गया, और डेमोग्राफिकली भी हम उस विधानसभा के हिसाब से भी कर रहे हैं। तो कहने का आप 230 जगह जाएंगे, कितना ही छोटा सैंपल क्यों ना लें, आप यदि हर
विधानसभा से 100 भी ले रहे हैं तो वो 23,000 का सैंपल, वो बहुत बड़ा सैंपल। परफेक्ट। तो कीवर्ड इज रिप्रेजेंटेशन, जियोग्राफिकल, एरिया वाइज, जेंडर वाइज, इनकम वाइज, कास्ट वाइज, रिप्रेजेंटेशन इज द की, वो सर्वे सही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका और अभय जी आपका। मुझे उम्मीद करते हैं कि हम लोगों ने बहुत सारे विषय कवर किए और एक अर्थपूर्ण चर्चा करने की कोशिश की। ऐसे भी और चर्चाएं हम लोग करेंगे क्योंकि ये साल पूरा चुनाव से भरा रहेगा, तो बहुत मौके मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर।